हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप एचएससी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उस दौरान आपको रेडियोग्राफी के बारे में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेडियोग्राफी यानी कि होता क्या है। रेडियोग्राफी एक कॉमन टेक्निक है कि जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है कि जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी इवैल्यूएट करने के लिए इस रेडियोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। इस रेडियोग्राफी में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं और ये जो रेडिएशंस होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर पास किए जाते हैं और फिर जैसे ही वो ऑब्जेक्ट यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो उसे जैसे ही एब्जॉर्ब करता है तो उसमें जो भी वेरिएशंस है उसके थिकनेस में या फिर उसके डेंसिटी में कि जो किसी डिफेक्ट की वजह से आए हैं तो उस रेडिएशंस के फिल्म में शो करता है। तो इस प्रकार जो है वो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी उस स्ट्रक्चर की इवैल्यूएट की जाती है। चलिए अब समझते हैं कि आइसोटोप होता क्या है। आइसोटोप में क्या होता है कि एटम के बहुत सारे स्पेसीज होते हैं लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, लेकिन उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। आइसोटोप जो है वो स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप है वो क्या होता है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो अनस्टेबल सब्सटेंस होता है कि उसमें से हेवी पार्टिकल्स यानी कि अल्फा और बीटा जो रेज है और हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है यानी कि जो गैमा रेज है वो प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि वो इमिट्स होते हैं उसके न्यूक्लियस से। और आपको ये पता चल सकता है कि ये जो रेडिएशंस है वो कितनी मात्रा में इमिट्स हो रहे हैं यानी कि प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो आपको डीके चार्ट की मदद से पता हो सकता है। चलिए अब समझते हैं कि ये जो आइसोटोप होता है ये हजार्डस क्यों होता है। आइसोटोप हजार्डस होता है क्योंकि वो जो इमिट्स करता है यानी कि प्रोड्यूस जो करता है वो अनकंट्रोल एनर्जी होती है जो रेडियो एक्टिव वेव्स के फॉर्म में होती है और वो जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही हजार्डस होती है, यानी कि जो लिविंग टिश्यूज है उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकती है और जिसकी वजह से फर्टिलिटी या फिर कैंसर भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस डीजनरेशन है एटॉमिक न्यूक्लियस का। इसमें क्या होता है कि वो जो न्यूक्लियस है उसमें से इमिट्स होते हैं यानी कि प्रोड्यूस होते हैं अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा पार्टिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इसमें से प्रोड्यूस होते हैं। चलिए समझते हैं कि ये जो रेडिएशंस होते हैं उसका मेजरिंग यूनिट क्या है। तो उसका मेजरिंग यूनिट है माइक्रोसीवर्ट और मिलीरैम। चलिए अब देखते हैं कि किस कंडीशन में रेडियोग्राफी का परमिट जो है वो इशू किया जाता है। सबसे पहले ये जो एक्टिविटी है यानी कि रेडियोग्राफी एक्टिविटी है इसके लिए जो भी पर्सन्स काम करने वाला है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन्स होना चाहिए। फिर उस कॉम्पिटेंट पर्सन्स ने सर्वे करना चाहिए बैरिगेशंस के आउटसाइड में और वो जो सर्वे करेगा वो बाय यूजिंग सर्वे मीटर से करेगा। उसमें जो भी क्रू मेंबर्स है वो सब ऑथराइज होने चाहिए और उनको सबको पता होना चाहिए कि ये जो रेडियोग्राफी एक्टिविटी है इसमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं और उसको फॉलो करना है। फिर उसके बाद जो भी कंट्रोल एरिया है उसको कैलकुलेट करना है और फिर उसको इवैल्यूएट करना है और फिर उसके बाद जैसे ही आपने कंट्रोल एरिया को कैलकुलेट कर लिया तो उसके सराउंडिंग में यानी कि 360 डिग्री में आपको बैरिकेड करना है। और वो बैरिकेड कैसे करना है तो उसके लिए आपको ब्लैक एंड येलो वार्निंग टेप का इस्तेमाल करना है। और अगर यही रेडियोग्राफी एक्टिविटी अगर आप नाइट में कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास रेड और येलो फ्लैशलाइट होने चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस में आपको रेडियोग्राफी का जो परमिट है वो इशू किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि कंट्रोल एरिया क्या होता है। कंट्रोल एरिया यानी कि ऐसा एरिया कि जहां पर रेडिएशन डोज जो होता है वो 0.75 मिलीरैम पर आवर से ज्यादा होता है या फिर 7.5 माइक्रोसीवर्ट होता है। चलिए अब जानते हैं कि गेजर मीटर क्या होता है। गेजर मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसका इस्तेमाल रेडिएशन का जो डोज है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि फिल्म बैंडेज होता क्या है। फिल्म बैंडेज यानी कि ऐसा बैंडेज कि जो पर्सन्स है वो उसको वॉर्न करता है कि जब भी उसको काम करना पड़ता है उस रेडिएशंस में और वो जो रेडिएशंस है और वो उसको एक्सपोज करने पड़ते हैं क्योंकि उसका पार्ट ऑफ ड्यूटी होता है। इस फिल्म बैंडेज की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो जो रेडिएशन डोज है वो कितनी मात्रा में रिसीव हो रहा है। ये एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें जो भी पर्सन्स काम कर रहा है और काम करते वक्त वो जो रेडिएशन के जो डोज है वो एक्सपोज होते हैं उसके बॉडी के साथ में, तो फिर वो जो एक्सपोज रेडिएशन डोज है वो कितनी मात्रा में उस पर्सन्स को रिसीव हो रहे हैं वो इस फिल्म बैंडेज की मदद से पता चलता है।
तो चलिए अब जानते हैं कि डीके चार्ट होता क्या है। ये एक ऐसा चार्ट है कि जिसमें शो होता है कि जो भी सोर्स है उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो कितनी चेंज होती है और कितने पीरियड तक चेंज होती है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। चलिए अब जानते हैं कि कौन सा ऑथराइज पर्सन होता है जो इस रेडिएशंस को एक्सपोज कर सकता है। तो ये जो ऑथराइज पर्सन है इसके पास फॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए रेडियोग्राफी के बारे में, और उसको पता होना चाहिए कि जो सील सोर्स है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में एक्सरे इक्विपमेंट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इस सब के बारे में उस पर्सन को पता होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि रेडियोग्राफी एक्टिविटी के वक्त कितना एरिया जो है वो आपको बैरिकेड करना है, और वो आप कैसे डिसाइड करोगे। तो उसका आंसर ये है कि बाय यूजिंग सर्वेयर मीटर आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, आप ये डिसाइड कर सकते हो कि उस एरिया को आपको कितना बैरिकेड करना है और कहाँ पर बैरिकेड करना है जब भी आपको रेडियोग्राफी एक्टिविटी करनी हो। चलिए अब बात करते हैं कि रेडियोग्राफी एक्टिविटी के वक्त कौन से सेफ्टी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके सेफ्टी डिवाइसेस है टीएलडी बैच, पर्सनल डोसीमीटर, कोलीमीटर, सर्वेयर मीटर, इमरजेंसी किट, इमरजेंसी एक्शन प्लान और बीपर्स। तो ये जो सारे सेफ्टी डिवाइसेस है ये आपको यूज़ करना है जब भी आपको रेडियोग्राफी एक्टिविटी का काम करना हो। चलिए बात करते हैं कि रेडियोग्राफी के लिए कौन से एचएससी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो भी पर्सन रेडियोग्राफी का काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस हिस्ट्री आपको चेक करना है। फिर उसके बाद उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो भी आपको चेक करनी है। फिर आपको देखना है कि रेडिएशन प्रोटेक्शन जो सुपरवाइजर है वो क्वालिफाइड है और उसके पास सर्टिफिकेशन है, और वो जो सर्टिफिकेशन है वो एनआरपीबी की तरफ से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। एनआरपीबी यानी कि नेशनल रेडिएशन प्रोटेक्शन बोर्ड। फिर ध्यान में रखना है कि जो भी रेडियोग्राफी एक्टिविटी हो रही है उसके लिए जो भी वर्क इंस्ट्रक्शंस है वो आपको फॉलो करने हैं। फिर आपके पास मेथड स्टेटमेंट होना चाहिए, इमरजेंसी एक्शन प्लान होना चाहिए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स होने चाहिए, इमरजेंसी किट होनी चाहिए, पर्सनल डोसीमीटर होना चाहिए और साथ ही उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर सर्वेयर मीटर होना चाहिए और उसका भी कैलिब्रेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी पर्सन्स काम कर रहे हैं उनके पास टीएलडी बैचेस होने चाहिए। फिर उसके बाद जो भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है जिसमें ये जो रेडियोग्राफी सोर्स है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो वो जो व्हीकल है वो अप्रूव होनी चाहिए एफएएनआर की तरफ से। एफएएनआर यानी कि फेडरल अथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर रेगुलेशन की तरफ से। फिर उसके बाद जो रेडिएशन सोर्स है उसकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स उनके पास होनी चाहिए, और साथ ही में जो सोर्स मूवमेंट करते हैं उसका कंट्रोल लॉग उनके पास होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि रेडियोग्राफी एक्टिविटी में आपको कौन से हज़ार्ड का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान में रखिए कि जब भी रेडियोग्राफी टेस्ट होती है तो उसमें से निकलने वाले जो भी रेडिएशंस है वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं और उनका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर होता है। जैसे कि ये जो रेडिएशंस है उसका अगर एक्सपोजर कोई पर्सन एक्सपोज कर रहा है और वो बहुत ही लॉन्ग टर्म पीरियड तक उसको एक्सपोज कर रहा है तो उस पर्सन के जो भी सेल्स है उसको वो डैमेज कर सकता है। फिर आता है लॉस ऑफ हेयर यानी कि बाल चले जाना। फिर उसके बाद है कि जो भी ये रेडिएशंस है उसका अगर डोज बहुत ही ज़्यादा है तो उसकी वजह से स्किन बर्न भी हो सकती है। फिर आता है कि इस रेडिएशंस की वजह से कैंसर भी हो सकता है। फिर उसके बाद है कि ये जो रेडिएशंस है उसमें जो भी पर्सन्स काम कर रहे हैं वो अगर कंटिन्यूसली उसमें काम करते जाते हैं और उसका जो एक्सपोज है वो हाई हो जाता है तो उसमें उनको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर उसके बाद है फर्टिलिटी यानी कि इसका हाई डोज और हाई एक्सपोजर अगर हो जाता है तो उसकी वजह से फर्टिलिटी भी हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि रेडियोग्राफी एक्टिविटी के वक्त आपको कौन से कंट्रोल मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहले उनके पास वर्क परमिट होना चाहिए उस रेडियोग्राफी एक्टिविटी के लिए। फिर उसके बाद उनके पास वर्क मेथड स्टेटमेंट होना चाहिए और साथ ही में उस एक्टिविटी का जो हीरा है यानी कि जेसे यानी कि टीआरए वो उनके पास होना चाहिए, और वहाँ पर जो भी हज़ार्ड फाइंड आउट किए हैं और उसके लिए जो भी कंट्रोल मेजर्स दिए हैं उनको उसको फॉलो करना है। फिर उसके बाद जो भी ऑथराइज पर्सन्स वहाँ पर काम करेंगे उनके पास उनका मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ताकि वो मेडिकली फिट है वो एक्टिविटी करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी रेडियोग्राफी एक्टिविटी हो रही है उस एरिया को आपको बैरिकेड करना है उसका कंट्रोल एरिया फाइंड आउट करके। जैसे ही आपने कंट्रोल एरिया फाइंड आउट कर लिया तो उसके सराउंडिंग में यानी कि 360 डिग्री में आप उसको बैरिकेड कीजिए। बैरिकेड करने के बाद उसको ब्लैक और येलो टेप से मार्क कीजिए और फिर वहाँ पर रेडियोग्राफी एक्टिविटी का साइन बोर्ड वहाँ पर पोस्ट कीजिए। फिर आपको ध्यान में रखना है कि उस एरिया में कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसमें एंट्री ना कर पाए।
फिर आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी रेडियोग्राफी हो रही है, मान लीजिए कि आप नाइट में रेडियोग्राफी कर रहे हो, तो उस वक्त आपके पास वार्निंग लाइट और अलार्म होना चाहिए, ताकि उसकी वजह से जो भी आउटसाइड में वर्कर्स है जो उस बैरिगेशंस के बाहर है, उनको आप इजीली अलर्ट कर सको कि इस एरिया में रेडियोग्राफी एक्टिविटी चालू है और यहाँ पर अनऑथराइज पर्सन्स को आना मना है। फिर उसके बाद जो भी पर्सन रेडियोग्राफी का काम कर रहा है, तो उनके पास उनका पर्सनल डोसीमीटर उनके पास होना चाहिए और साथ ही में उनके पास टीएलडी बैचेस भी होने चाहिए। रेडिएशन सेफ डिस्टेंस कैलकुलेशंस, यानी कि जब भी आप रेडियोग्राफी एक्टिविटी करते हो तो उस वक्त जो भी रेडिएशंस बाहर निकलते हैं, उस रेडिएशन से बचने के लिए हमें कितने डिस्टेंस पर बैरिगेशंस करना चाहिए। चलिए समझते हैं कि ये जो रेडिएशंस होते हैं उसका मेजरिंग यूनिट क्या है। तो उसका मेजरिंग यूनिट है माइक्रोसीवर्ट और मिलीरैम। और ये जो सीवर्ट है ये होता है ग्रे मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी फैक्टर, यानी कि क्यूएफ। तो आपको ये समझना है कि ग्रे यानी कि क्या होता है, अमाउंट ऑफ रेडिएशंस होता है जो डिपॉजिट होता है पर केजी ऑफ एब्जॉर्बर के ऊपर 1 जूल ऑफ एनर्जी। और ये क्वालिटी फैक्टर क्या होता है कि रेडिएशन की जो भी क्वांटिटी होती है उसकी वजह से कितनी डिग्री बायोलॉजिकल डैमेज होता है, वो यानी कि उसका क्वालिटी फैक्टर होता है। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये जो क्वालिटी फैक्टर है, जैसे कि गैमा रेज और एक्स रेज का जो भी क्वालिटी फैक्टर है वो होता है 1। तो ये बात आपको नोट करके रखनी है, यानी कि गैमा रेज और एक्स रेज का क्वालिटी फैक्टर कितना होता है, वो होता है 1। और सीवर्ट यानी कि ग्रे मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी फैक्टर। तो ये जो मेजरिंग नोट है वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम जानते हैं कि रेडियोग्राफी एक्टिविटी के दौरान जो भी सोर्स का आप इस्तेमाल करते हो, तो उस सोर्स का 1 मीटर डिस्टेंस पर कितना डोज रेट है, यानी कि उसका आउटपुट कितना है, वो अब हम समझते हैं। तो कोबाल्ट 60 का 1 मीटर पर डोज रेट होता है 13 मिलीग्रे पर हवर पर क्यूरी। वैसे ही इरिडियम 192 का होता है 4.8 मिलीग्रे पर हवर पर क्यूरी। और YB169 का होता है 1.25 मिलीग्रे पर हवर पर क्यूरी। यानी कि इससे हमें ये पता चल गया कि एक क्यूरी का जो भी सोर्स है उससे 1 मीटर डिस्टेंस पर कितना डोज रेट है, वो हमें इसमें पता चल गया। आपको एक बात यहाँ पर समझनी है कि जो भी डोज रेट होता है उसकी मैक्सिमम अलाउेबल जो रेंज होती है फॉर द बैरिगेशंस वो होती है 7.5 माइक्रोसीवर्ट पर हवर। यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो रेडिएशंस का सेफ डिस्टेंस कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हम किस फार्मूले की मदद से निकालने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सेफ डिस्टेंस है ये हम इनवर्स स्क्वायर लॉ की मदद से निकालने वाले हैं। और इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, तो d1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r1 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r2। इसमें d1 जो है वो है ओरिजिनल डिस्टेंस और r1 जो है वो है ओरिजिनल डोज रेट और d2 जो है वो है रिक्वायर्ड डिस्टेंस और r2 जो है वो है रिक्वायर्ड डोज रेट। तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं d2 इज इक्वल टू अंडर रूट d1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r1 डिवाइडेड बाय r2। चलिए अब जानते हैं कि इरिडियम 192 जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसको पर क्यूरी के बारे में, यानी कि उसका जो डोज रेट है 1 मीटर डिस्टेंस पर वो है 4.8 मिलीग्रे पर हवर पर क्यूरी। लेकिन ये जो वैल्यू है ये है यूनिट ग्रे में। और जैसे कि इसके पहले हमने देखा था कि रेडिएशन का जो यूनिट होता है यानी कि उसका डोज का जो यूनिट होता है वो होता है सीवर्ट इज इक्वल टू ग्रे मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी फैक्टर। अब इस फार्मूले में हम इस वैल्यू को पुटअप करते हैं तो क्या हो जाएगा, सीवर्ट इज इक्वल टू ग्रे मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी फैक्टर। तो ये हो जाएगा 4.8 मिली सीवर्ट पर हवर पर क्यूरी मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये 1 क्या है, तो 1 जो है ये क्वालिटी फैक्टर है। जैसा कि इसके पहले मैंने बताया था कि जो भी गैमा रेज होती है और एक्स रेज होती है उसका क्वालिटी फैक्टर होता है 1। अब हम इसको माइक्रोसीवर्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा 4.8 माइक्रोसीवर्ट पर हवर पर क्यूरी मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये कैसे आया, तो आपको ये समझना है कि 1 मिली इज इक्वल टू 1000 माइक्रो होता है। तो यहाँ पर हमने मिली को कन्वर्ट किया माइक्रो में, तो इसके लिए हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई बाय किया है। अब हमें इसमें यह पता चल गया कि इरिडियम 192 पर क्यूरी का जो रेट है वो है 4.8 माइक्रोसीवर्ट पर हवर पर क्यूरी मल्टीप्लाई बाय 1000। अब ये एक क्यूरी का हो गया।
अब हम उसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यानी कि उस सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका जो क्यूरी है वो बढ़ाते हैं और वो क्यूरी रखते हैं 20 क्यूरी। तो उसका डोज रेट यानी कि उसका जो R1 1 मीटर डिस्टेंस पर कितना हो जाएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्यूरी बढ़ा दिया है। तो ये जो वैल्यू है ये है इरिडियम 192 की पर क्यूरी की। अब उसी को हम 20 क्यूरी में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली हमें इस वैल्यू को 20 क्यूरी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें इरिडियम 192 की 20 क्यूरी की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो हो जाएगी 4.8 माइक्रोसीवर्ट पर हावर पर क्यूरी मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 क्यूरी। तो उसका रिजल्ट आएगा 96,000 माइक्रोसीवर्ट पर हावर। यानी कि रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप है जो इरिडियम 192 है वो अगर 20 क्यूरी रहता है तो उसका जो डोज रेट है, जो वैल्यू है, वो 1 मीटर डिस्टेंस पर वो हो जाएगी 96,000 माइक्रोसीवर्ट पर हावर। अब हमें यहाँ पर 20 क्यूरी का R1 और D1 पता चल गया है। यानी कि 1 मीटर डिस्टेंस पर 20 क्यूरी का जो डोज रेट है वो होता है 96,000 माइक्रोसीवर्ट पर हावर। अब हम देखते हैं कि ये जो डोज रेट है, जैसे कि इसके पहले हमने देखा था कि मैक्सिमम अलाउेबल जो डोज रेट होता है फॉर द बैरिगेशन वो होता है 7.5 माइक्रोसीवर्ट पर हावर। तो अब हमें यहाँ पर इसका सेफ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि इसका D2 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमें 3 बातें पता चल गई। यहाँ पर हमें पता चल गया कि R1 जो है वो है 96,000 माइक्रोसीवर्ट पर हावर। फिर हमें पता चल गया कि R2 जो है वो है 7.5 माइक्रोसीवर्ट पर हावर। और फिर पता चल गया कि D1 जो है वो है 1 मीटर। और यहाँ पर हमें D2 कैलकुलेट करना है, यानी कि सेफ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि जो इरिडियम 192 है यानी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो हमने 20 क्यूरी का सेट किया, यानी कि 20 क्यूरी में हम उसकी रेडियोग्राफी कर रहे हैं। तो 1 मीटर डिस्टेंस पर उसका जो डोज रेट है वो होता है 96,000 माइक्रोसीवर्ट पर हावर। यानी कि इसका जो डोज रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। और जैसे कि हमने इसके पहले देखा था कि मैक्सिमम अलाउेबल जो डोज रेट होता है बैरिगेशन के लिए वो होता है 7.5 माइक्रोसीवर्ट पर हावर। अब हमें 1 मीटर का तो पता चल गया कि 1 मीटर में इसका इतना डोज रेट है, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है कि जो 7.5 माइक्रोसीवर्ट पर हावर जो डोज रेट है उतना जो डोज रेट है वो कितने डिस्टेंस तक आएगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। यानी कि उसका D2 हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। जैसे कि इसके पहले हमने फार्मूला देखा था इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो फार्मूला है D2 = √D1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R1 डिवाइडेड बाय R2। अब हम इसमें ये जो सारी वैल्यू है ये पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें सेफ डिस्टेंस कितना मिलता है। तो ये हो जाएगा D2 = √1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 96,000 माइक्रोसीवर्ट पर हावर डिवाइडेड बाय 7.5 माइक्रोसीवर्ट पर हावर। इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा D2 = 25.3 √20। और दोबारा अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 113.14 मीटर। यानी कि इसका जो सेफ डिस्टेंस है वो हमें मिल जाता है 113.14 मीटर। यानी कि इसमें हमें ये पता चल गया कि अगर हम 113.14 मीटर डिस्टेंस पर अगर बैरिगेशंस करते हैं तो वो सेफ बैरिगेशंस हो जाएगा। और वहाँ पर अगर हम रीडिंग लेंगे तो वहाँ पर डोज रेट आएगा वो रहेगा 7.5 माइक्रोसीवर्ट पर हावर, जो कि मैक्सिमम अलाउेबल डोज रेट है बैरिगेशन के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप HSC इंटरव्यू के लिए जाते हो तो रेडियोग्राफी एक्टिविटी के बारे में आपको कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।